फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पता है क्या? समास। आपको लगता होगा कि मैडम समास पे तो ऑलरेडी वीडियो है, तो समास पे वीडियो है, लेकिन ये जो वीडियो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से बनाया गया है। मतलब एग्जाम में जो हमें बिल्कुल चाहिए सटीक, उसके लिए एकदम फटाफट जो है हम लोग समास को एक नजर में पूरी तरह से देख लेंगे। तो आइए देखते हैं समास क्या है। सबसे पहले समास, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास में जो होता है वो दो पद होते हैं या दो से अधिक पद होते हैं, ठीक है ना। तो जिसे हम समस्त पद कहते हैं या समासिक पद कहते हैं या उसे नया शब्द कहते हैं। यहाँ पे शब्द और पद दो चीजें हैं। तो शब्द किसे कहेंगे? जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप में हो तो उसे हम शब्द कहेंगे, लेकिन जब कोई शब्द किसी वाक्य में आ जाए तो उसे हम पद कहेंगे। जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ जब सीता स्वतंत्र होगी तो वो शब्द है, लेकिन सीता बहुत सुंदर लड़की है जब वाक्य में सीता का प्रयोग होगा तो वहां सीता पद हो जाएगी। ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हो गया समस्त पद, जिसे समासिक पद और नया शब्द भी कहते हैं। तो समास जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है। जिस प्रकार से संधि जो था वो वर्णों का मेल था, इसी प्रकार से समास जो है वो शब्दों का मेल है, दो या दो से अधिक शब्द। इसे यहाँ पे हम पद कहेंगे, ठीक है। और जब हम उन शब्दों को तोड़ देते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। तो परीक्षा में बहुत बार समस्त पद दिया होता है और उसमें दिया रहता है कि आप इसका जो है समास विग्रह करिए। जैसे देख लीजिए नीलकंठ, नीलकंठ एक शब्द है, ठीक है ना। तो नील में नील एक शब्द है और कंठ एक शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इसको समास विग्रह करना है। तो कैसे करेंगे? नीला है कंठ जिसका, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर नीला है जो कंठ, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस आधार पर ये बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास हो जाता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स समास में शब्द का प्रयोग नहीं करना है, पद का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। ये जो है व्याकरण की भाषा है, पहला पद और दूसरा पद नहीं कहना है, पूर्व पद उत्तर पद। फ्रेंड्स अब आइए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। पहले है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या हुआ? नाम से ही पता चलता है। अव्यय मतलब यहाँ पे व्यय नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे यथा शक्ति, दिनों दिन, प्रत्येक, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अगला है कर्मधारय। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? सबसे इजी, कर्मधारय में जिसमें उपमेय उपमान हो, विशेष विशेषण हो, जब किसी की कोई विशेषता बतानी हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय। जैसे अभी बताइए नीलकंठ, नीला है जो कंठ, उसे क्या बोलेंगे? इसे हम कर्मधारय बोलेंगे, बोलेंगे ना। नील कमल, जो कमल नीला है उसे बोलेंगे। तो ये कर्मधारय जिसमें उपमेय उपमान और विशेष विशेषण वाली बात हो। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, 1 2 3 4, त्रिभुवन, चौराहा, दशानन, है ना, पंचतत्व, ये सब क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, बिल्कुल। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? वह समास जिसमें दोनों पद समान हो। द्वंद्व का मतलब लड़ाई मत समझिएगा, द्वंद्व मतलब दोनों समान हो। माता पिता, माता और पिता, यदि हम उसका समस्त पद देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए माता पिता, इसको योजक चिन्ह से जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसको ये जो चिन्ह है इसको योजक चिन्ह के साथ में ये दोनों को जोड़ते हैं, और जब इसको विग्रह करना रहेगा तो माता और पिता, इस तरह से। उसके बाद इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। उसके बाद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो है
इसमें दोनों पद तो होते हैं, लेकिन ये दोनों पद किसी तीसरे का मीनिंग बताते हैं। वो दोनों पद से मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए देखिए नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? नीला है कंठ जिसका, किसे? भोलेनाथ, है ना। गजानन, गजानन किसे कहते हैं? गज हाथी का, आनंद सिर किसका है? गणेश भगवान का। तो यहाँ पे जो है उसे हम फिर बहुब्रीहि समास कहेंगे, मतलब दोनों पद तो है। जैसे देखिए गजानन, दो शब्द है, गज आनंद, लेकिन यहाँ पर मतलब न गज से है और न आनंद से है, यहाँ मतलब गणेश भगवान से है, ठीक है ना। तो उसमें दोनों पद तीसरे का बोध कराते हो तो उसे हम बोलेंगे बहुब्रीहि समास। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद, दूसरा वाला समझाने के लिए कह रही हूं, इसे उत्तर पद, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और ये सबसे आसान जानने के लिए क्या है, ये कारक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। कारक चिन्ह क्या? कर्ता ने, कर्म को, करण से, याद है ना। तो जो ने, को, से, का, के, की, लिए, ये सब से जो जुड़ा रहता है उसे हम बोलेंगे तत्पुरुष समास। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए रसोई घर, एक मान लीजिए रसोई घर है, ये तो समास पद हुआ। यदि इसका हम समास विग्रह करेंगे, फ्रेंड्स यदि समास कहीं पूछा जाता है तो हमें उसे विग्रह करना पड़ेगा। विग्रह करके फिर पता करना पड़ेगा कि ये कौन से चिन्ह से जुड़ा है, उसके बाद ही तो हम बता पाएंगे ना। तो रसोई घर मतलब क्या हुआ? रसोई के लिए घर, मतलब वह घर जो रसोई के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम कहेंगे रसोई घर। यहाँ पर के लिए क्या है? के लिए कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है ना, तो इसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं कारक चिन्ह के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक एक करके कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं कि कौन सा समास है। यदि इतना क्लियर हो गया तब तो समझ जाइए कि हमारा समास पूरा क्लियर हो गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या है बताइए? कौन सा समास है चंद्रशेखर? अव्ययीभाव है? नहीं है। कर्मधारय है? नहीं है। द्विगु संख्या तो है ही नहीं। द्वंद्व दोनों पद बराबर नहीं है। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि है क्या? बहुब्रीहि मतलब चंद्रशेखर, मतलब किसके शिखर पे चंद्रमा है? शंकर भगवान के शिखर पे चंद्रमा है। तो कौन सा समास होगा? ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बहुब्रीहि, चंद्रशेखर बहुब्रीहि। फिर है रात दिन। रात दिन कौन सा समास हुआ? रात दिन, दोनों बराबर हैं, रात और दिन, बीच में योजक चिन्ह भी है, देखिए बीच में योजक चिन्ह भी है। रात और दिन दोनों बराबर है, कौन सा समास हुआ? प्रथम पद जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों बराबर हो तो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया द्वंद्व समास। अगला देखिए दशमुख। दशमुख कौन सा समास है? नाम से ही लगता है दश। दस का मतलब क्या हो गया? दस का मतलब पूर्व पद संख्यावाची, तो द्विगु समास। लेकिन दशमुख किसे कहते हैं? दशमुख जो है रावण को भी कहा जाता है क्योंकि उसके 10 मुख थे, है ना। तो जब हमें यह कंफ्यूजन हो कि कौन सा समास होगा, द्विगु होगा कि बहुब्रीहि होगा, तो फ्रेंड्स ऐसे समय में बहुब्रीहि को ही टिक करना है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। तो दशमुख कौन सा समास हुआ? दशमुख जो हुआ वो बहुब्रीहि समास हुआ। बहुत बार जो है ना कर्मधारय में और बहुब्रीहि में भी ऐसा ही क्लेश हो जाता है। जैसे देखिए नीलकंठ वाला है, नीलकंठ जो है समास विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, किसका? शंकर भगवान का, तो वो बहुब्रीहि हो गया। और नीला है जो कंठ, कौन सा हो गया? नीला है जो कंठ, वो कर्मधारय हो गया। तो यहाँ पे बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों है, लेकिन जब बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु इन सभी चीजों में क्लैश हो, कौन होगा कौन नहीं होगा पता ना चले, ऐसी स्थिति में हमें बहुब्रीहि को ही चुनना है, हमें बहुब्रीहि को ही चुनना है, बहुब्रीहि को ही टिक लगाना है, ठीक है। अब अगला देखिए यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाशक्ति ये क्या है? अव्यय नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसका व्यय नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा अव्ययीभाव, ये हो जाता है अव्ययीभाव समास। अगला है हस्तलिखित। हस्त
सबसे पहले हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे। हाथ से लिखा हुआ, से क्या है? कारक चिन्ह है। तो क्या हो गया ये? कारक चिन्ह मतलब तत्पुरुष समास। ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, है ना। अगला देखिए, नील कमल। नील कमल मतलब नीला है जो कमल। यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल किस कलर का है? नीले रंग का है। तो कौन सा हो जाएगा? विशेष विशेषता। विशेषता बताने वाला कौन सा हो जाता है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। नील कमल कर्मधारय। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बस हमें ये जानना है कि कौन किसकी विशेषता बताया रहा है। अगला है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं। तो किस में आ जाएगा? संख्यावाची है। तो संख्यावाची किस में आ जाएगा? पूर्व पद संख्यावाची। तो ये आ जाएगा द्विगु में। ये कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा देखिए, अगला है गुरु दक्षिणा। यदि हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। के लिए मतलब क्या हुआ? तत्पुरुष। यहाँ पे भी कारक चिन्ह आ गया, ठीक है ना। ये हो जाता है तत्पुरुष समास इस तरह से। फिर देखिए पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर क्या है? पीतांबर, पित मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा, मतलब पीले कपड़े के बारे में बताया जा रहा है। मतलब पीला है जो कपड़ा। यहाँ क्या है? विशेष और विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सा समास हुआ? विशेष विशेषता बताई जा रही है। इसका मतलब हो गया कर्मधारय। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बस केवल थोड़ा ध्यान रखना है हम लोग को। हैदराबाद। हैदराबाद कौन सा समास है? हैदराबाद अविभाव है क्या? नहीं ना। हैदराबाद चलिए मैं बताती हूँ। हैदराबाद किसने बसाया है? हैदर ने बसाया है। हैदर ने जिसे है बसाया तो हो गया हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है वो कौन सा समास आ जाएगा? हैदराबाद आ जाएगा बहुव्रीहि समास में। ये भी आ जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हैदराबाद। अब अगला देखिए लौह पुरुष। देखिए फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिए, लौह पुरुष, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। लौह पुरुष, योजक चिन्ह लगने से क्या सभी द्वंद्व समास हो जाएंगे क्या? नहीं ना। लौह पुरुष दोनों तो इक्वल नहीं है, तो कौन सा समास हो जाएगा? लौह पुरुष। अविभाव होगा क्या? नहीं होगा। द्विगु होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ना, लोहे के समान पुरुष, यहाँ पर जो है जो उस पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, जो लोहे के समान है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे फिर से कर्मधारय हो जाएगा। ये हो गया कर्मधारय समास, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें पूछा जाएगा, मान लीजिए कि जिसके दोनों पद समान होते हैं, वो कौन सा समास है? कौन सा समास है? द्वंद्व समास, है ना। उसी प्रकार से जिसमें उपमेय और उपमान के बारे में बताया जाता है, या जिसमें विशेष और विशेषण के बारे में बताया जाता है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो इसमें बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे भी आते हैं जिसमें होता है कि ये कौन सा समास इसमें नहीं है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखी हुई है, द्विगु समास नहीं है। देखिए द्विगु समास नहीं है, बहुत आसान है ये, क्योंकि द्विगु तो हम जानते हैं कि जिसमें नंबर रहेगा आगे में, संख्यावाची जो रहेगा वो द्विगु रहेगा। तो इसमें कौन सा नहीं है आप बताइए? पंचानन, त्रिवेणी, नववधू, नवरत्न, कौन सा द्विगु समास नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ हमें इसको तोड़ करके देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले पंचानन, 5 आनन, त्रिवेणी, 3 वेणी का संगम, नवरत्न, नवरत्न है। लेकिन नववधू, देखिए नववधू यहाँ पे नई नवेली दुल्हन के लिए बताया गया है। यहाँ पर नौ का मतलब नया है, नौ का मतलब नाइन नहीं है, नौ का मतलब नाइन बिल्कुल नहीं है, नया से मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नववधू, बी, बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे किस पद में समास नहीं है। तो यहाँ पे 4 पद दिए हैं और हमें इसमें बताना है कि किस पद में समास नहीं है। तो हमें समास विग्रह करके देखना है उसको कि विग्रह हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है और कौन सा समास है तो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ए दिया है हाथों हाथ, बी राजाध्यक्ष, सी पर्वतारोही और डी है सौभाग्य। हाथों हाथ, हाथों हाथ कौन समास है? हाथों हाथ तो अविभाव समास है, ठीक है ना। राजाध्यक्ष मतलब उस राज का अध्यक्ष, तो कौन सा हो गया? वो तो तत्पुरुष हो गया। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला,
ये तो तत्पुरुष हो गया। सौभाग्य, सौभाग्य शब्द ऐसा है इसमें कोई भी समास नहीं है, तो यहाँ कौन सा आंसर सही होगा? डी, मतलब डी आंसर इसका सही होगा। फ्रेंड्स, इस तरह के भी और क्वेश्चन आते हैं, देखिए जैसे दही बड़ा का समास विग्रह है, यहाँ पे हमें समास विग्रह करने भी सीखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दही बड़ा का समास विग्रह है, देखिए दही और बड़ा के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह लगने से हमें एकदम नहीं समझना है कि वो द्वंद्व समास है, जिसमें और से जुड़ा रहेगा उसे ही हम केवल द्वंद्व समास समझेंगे, ठीक है ना। सभी को हम द्वंद्व समास दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़ा है तो नहीं समझेंगे। यहाँ पे देखिए दही बड़ा में इसका समास विग्रह है, दही और वड़ा, सही है क्या? या फिर दही का वड़ा, या फिर दही में बड़ा है जो, दही में बड़ा है जो, या फिर दही में डूबा हुआ बड़ा, कौन सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दही का वड़ा, दही का वड़ा जो है वो दही बड़ा शब्द का सही समास विग्रह है, तो हमें किसमें टिक लगाना है? बी में, बी दही का वड़ा यहाँ पे सही है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको समास के संबंध में सभी जानकारियां बहुत चुटकियों में मिल गई होंगी। और एक और बात, यदि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं समास, तो एक क्वेश्चन का बस फटाफट आंसर आप कमेंट करके दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने समास कितना समझा है। जैसे क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह होगा, पीताम्बर जो है वो समस्त पद हुआ, ठीक है ना, तो इसको हमको विग्रह करना है, तो विग्रह कौन सा सही होगा? ए, पीत है जिसका अंबर, ए सही है क्या? बी, पीत है वस्त्र जिसका, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना, पीत है अंबर जिसका, बी। सी, पीला अंबर है जिसका, ठीक है। डी, उपयुक्त सही सभी, या फिर सभी सही है। तो फ्रेंड्स, आज आपको यह बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या फिर डी। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी? ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं फिर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।